हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होती है आईसीपी। आईसीपी मीन्स इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्या होता है? इंट्राक्रेनियल, जो क्रेनियम, जो बोन है, ठीक है, जैसे स्कल है, क्रेनियम, उसके अंदर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसे हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी डिफाइंड इज एनी चेंजेस ऑफ ऑल थ्री कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्मल रेंज, जिसमें आ गया एक तो ब्रेन आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आईसीपी होता क्या है पहले तो, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे इंक्रीज आईसीपी। सबसे पहले आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है, जिसमें इंट्राक्रेनियल इज अ प्रेशर एक्सर्टेड इनसाइड द कैविटी, क्रेनियल कैविटी। ऐसा प्रेशर जो क्या होता है क्रेनियल कैविटी के इनसाइड से, ये क्या होता है, एक्सर्ट होता है, जैसे उसको हम बोलते हैं आईसीपी। ठीक है, नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, जैसे 3 कंपोनेंट होते हैं इंट्राक्रेनियल आईसीपी में, जो वो क्या करते हैं, वो आईसीपी के लेवल को इंक्रीज करते हैं। जैसे क्या होता है, ब्रेन कंपोनेंट, जिसमें ब्रेन सेल टिश्यू आ गए। फिर सेकंड आता है ब्लड इन ब्रेन, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था ब्रेन का वो। फिर थर्ड आता है सीएसएफ। ठीक है, क्या आता है, फर्स्ट में आता है ब्रेन कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट। फिर आता है ब्लड सप्लाई, ठीक है, और फिर आता है सीएसएफ, मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये क्या करता है, अगर इन तीनों में अल्ट्रेशन आता है तो आईसीपी इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, और नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, नॉर्मल आईसीपी, ठीक है, नॉर्मल आईसीपी की अमाउंट बताती हूँ। नॉर्मल आईसीपी 7 से 15 mm ऑफ HG होता है। ठीक है, ये नॉर्मल आईसीपी होता है, जो क्या करता है, डिपेंड होता है कि आईसीपी ब्रेन कंपोनेंट पे, ब्लड पे और सीएसएफ पे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज एनी चेंजेस ऑफ ऑल 3 कंपोनेंट और एनी वन फ्रॉम द नॉर्मल रेंज। मतलब कोई भी, अगर क्या 15 दे रखा है तो वहाँ पे अगर 20 मोर देन 15 से अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसे हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। या फिर ऐसे डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि एनी चेंजेज इन 3 कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट, एक ब्रेन कंपोनेंट, ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, या फिर सीएसएफ, तीनों में भी कहीं से भी चेंजेस होता है तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन देखते हैं अपन। इट इज एन इंक्रीज एंड कैन रिजल्ट फ्रॉम अ ब्लीडिंग इन द ब्रेन, ट्यूमर, स्ट्रोक, एनोरिज्म, हाई बीपी और ब्रेन इन्फेक्शन। इंक्रीज आईसीपी कब देखने को मिलता है, जब किसी ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है तब, ब्रेन में ट्यूमर हो रहा होता तब, स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक में हो सकता है, एन्यूरिज्म में हो सकता है, और हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा, या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन हो रहा होगा, तब उसमें क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर देखने को, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर देखने को मिलता है। फिर इसमें ट्रीटमेंट फोकस द लोअरिंग द इंक्रीज आईसीपी। इसमें ट्रीटमेंट में किस चीज़ पर फोकस करते हैं, किस तरह से वो जो आईसीपी इंक्रीज हुआ वो लोअर हो सके, मतलब कम हो सके। आईसीपी इज ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन। आईसीपी का एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें लॉन्ग टर्म परमानेंट भी हो सकता है ब्रेन डैमेज, या फिर डेथ भी हो सकती है उसमें। फिर इसमें देखेंगे क्या क्या ऐसे कोजेज या इटियोलॉजिकल फैक्टर है जो क्या करता है आईसीपी को इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट में देखेंगे ब्रेन कंपोनेंट। ब्रेन कंपोनेंट में क्या हो सकता है, ब्रेन इंजरी हो सकती है। ठीक है, ब्रेन इंजरी हो सकती है, सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, किसी भी जो सेरिब्रल पार्ट है, ठीक है, ब्रेन में क्रेनियम, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, एडिमा वगैरह हो रहा हो, इन्फ्लामेशन हो रहा तो हो सकता है। फिर अपसेस हो रहा हो तो हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो रहा हो तब हो सकता है, स्वेलिंग हो रही हो तब हो सकता है, या फिर मेनिंजाइटिस, मतलब जो मेनिंजेस जो लेयर है, कवरिंग है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसमें अगर कहीं से भी इन्फ्लामेशन हो रहा हो तब वो क्या हो सकता है, आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। या फिर कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग हो या फिर हेमरेज हो रहा हो तब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। या फिर हाइड्रोसिफेलस, जिसमें हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और सिफेलस मीन्स होता है ब्रेन। ब्रेन में अगर सीएसएफ का लेवल इंक्रीज हो रहा होता तब भी हो सकता है। फिर सेकंड देखते हैं, जो हमने कंपोनेंट देखे थे फैक्टर, वो कौन कौन से थे। फिर ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, जिसमें क्या होता है, सेरिब्रल है हाइपरटेंशन। सेरिब्रल में हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, जिससे सेरिब्रल वेसल्स होती है उसमें हाइपर। वीनस स्टेनोसिस, स्टेनोसिस में होता है हार्डनिंग ऑफ द, या फिर नैरोविंग ऑफ द, कोई भी ब्लड वेसल हो रही है उसका नैरोविंग होना चाहिए। जो अगर कोई भी ब्रेन को या सप्लाई कर रही है उसका वेसल्स का नैरो हो जाना,
तो क्या हो सकता है उसमें, तब इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, या फिर हार्ट फेलियर की कंडीशन में हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस अगर हो रहा हो तो उसमें हो सकता है। फिर थर्ड देखेंगे हम CSF इसे इंक्रीज द CSF में कोई भी अल्ट्रेशन आएगा तब भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर देखने को मिलता है। क्या कोजेस है? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ CSF एंड डिक्रीज अब्जॉर्प्शन। अगर CSF का प्रोडक्शन ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा हो, अब्जॉर्प्शन तो अगर नॉर्मल हो रहा होगा अपने अमाउंट में हो रहा, पर अगर उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, वो ज़्यादा बनने लग जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, CSF का लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा। या फिर जो ट्यूमर ऑफ कोरोइड फ्लक्सेस, कोरोइड फ्लैशर क्या होता है, जहाँ पे क्या अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, सॉरी, कोरोइड फ्लक्सेस से उनका निर्माण होता है CSF का, और एराक्नोइड स्पर्स में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। इन दोनों में कहीं पे भी ट्यूमर या फिर अबनॉर्मलिटी हो तब क्या हो सकता है, CSF में इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे जो क्या होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर, ब्रेन या कोई सा भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गया, ब्रेन इंजरी हो गया, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, स्ट्रोक हो गया, ठीक है, ब्लीडिंग हो गई, या फिर CSF का इंक्रीज हो सकता है, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, टिश्यू एडिमा होगा। इटियोलॉजिकल ब्रेन इंजरी हुई तो वहाँ पर उस जहाँ पे इंजरी हुई उसके अराउंड क्या होगा, सराउंडिंग जो टिश्यू है उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग या एडिमा देखने को मिलेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ICP इंक्रीज हो जाएगी। एक बार ICP इंक्रीज हो जाती तो वो क्या करती है, बॉडी उसको कंपनसेट कर लेती है, ठीक है, उसके जो क्या होता है वॉल्यूम वगैरह कंपोनेंट में चेंजेस करके क्या करती है, कंपनसेट करने लग जाती है। अगर इससे भी कंपनसेट नहीं हुई तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो कंपनसेट नहीं, अगर ICP इंक्रीज होगी तो जो सराउंडिंग जो ब्लड वेसल है ना, जैसे बॉडी कंपनसेट करेगी तो सराउंडिंग ब्लड वेसल क्या करेगी, जो उस पर क्या होगा, एडिमा होगा, तो उस पर कंप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, सराउंडिंग कंप्रेशन देखने को मिलेगा, तो जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो हो रहा था वो भी कम हो जाएगा वेसल में, और वेसल में अगर ब्लड फ्लो कम हुआ तो जो O2 की सप्लाई हो रही थी ब्रेन सेल को वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, सेल डेथ होने लग जाएगी। सेल डेथ होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वापस एडिमा हो जाएगा जो नेक्रोटिक, और सेल डेथ होने के बाद में नेक्रोसिस होने लग जाएगा टिश्यू का, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ICP इंक्रीज हो जाए। वो ICP अगर इंक्रीज हुआ तो उसमें क्या कंपनसेट करने के लिए ब्रेन स्टेम क्या करती है, कंपनसेट करती है उसको ICP को। तो अगर ब्रेन स्टेम अगर कंपनसेट करेगी तो वहाँ पे क्या होने लग जाएगा, एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा CO2 का, क्योंकि जो क्या रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है वो क्या करता है, ब्रेन स्टेम होता है उसको कंपनसेट करता है, तो एक्यूमुलेशन होने लग जाता है CO2 का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होने लग जाएगा, वो क्या करेगी, एक तरह से वेसोडाइलेशन होने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर CO2 का एक्यूमुलेशन होगा तो उसको कंपनसेट करने या फिर मेंटेन करने के लिए वेसल क्या करेगी, डायलेट होने लग जाएगी, तो वहाँ पे वापस क्या होने लग जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा और ICP भी इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से क्या होगा, डेथ हो जाएगी, ठीक है। आया, पैथोफिजियोलॉजी बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हो गया, एडिमा हो जाता है, एडिमा की वजह से ICP इंक्रीज होने लग जाती है। एक बार तो क्या करती है, बॉडी अपनी कंपनसेट करने लग जाती है, अगर कंपनसेट करेगी तो तो कंप्रेशन करेगी सराउंडिंग ब्लड वेसल पे, सराउंडिंग ब्लड वेसल पे कंप्रेशन होगा तो ब्लड वेसल कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो O2 की सप्लाई कम हो जाएगी, सेल डेथ होने लग जाएगी, फिर सराउंडिंग डेथ सेल और टिश्यू क्या करेंगे, वहाँ पे एडिमा होने लग जाएगा और उनमें नेक्रोटिक टिश्यू होने लग जाएगा, ठीक है। फिर ICP इंक्रीज होने लग जाएगी और एक्यूमुलेशन होगा तो वेसोडाइलेशन देखने को मिलेगा, फिर उसकी वजह से वापस ICP इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से डेथ हो जाएगी। अब देखते हैं साइनम सिम्टम, कौन कौन से ऐसा साइनम सिम्टम है जो ICP इंक्रीज होने में देखने को मिलता है। फर्स्ट आता है इनिशियल स्टेज में, हम उसमें क्या हो जाएगा, जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज हो, पर्सन में क्या होगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज होने लग जाएगा, हेडेक होगा पर्सन में, अबनॉर्मल रेस्पिरेशन, चाइनिक स्ट्रोक रेस्पिरेशन होगी, चाइनिक स्ट्रोक रेस्पिरेशन में क्या हो जाए, वो ठीक है, वो ऐसे जो नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा है स्पीड में रैपिड, पर उसमें क्या एकदम से एपनिया देखने को मिला है, वापस वो रेस्पिरेशन करने लग जाए, फिर वापस एपनिया देखने को मिला, तो इसको अपन बोल सकते हैं चाइनिक स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर राइज BP इन एलिवेटेड पल्स प्रेशर, जो नॉर्मल पल्स प्रेशर होगा वो नॉर्मल क्या होना उसमें है, वाइडिंग होने लग जाएगा पल्स प्रेशर में, ठीक है। फिर आएगा
एलिवेटेड टेम्पर बॉडी ICP इंक्रीज लग जाएगी तो बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, लिथार्जी हो जाएगा पेशेंट, वीकनेस देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग होगी और प्यूपल चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर लेट साइन में क्या आता है, उसका सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और वाइडिंग पल्स प्रेशर क्या होने लग जाएगा, वाइडिंग होने लग जाएगा और हार्ट रेट क्या होगी, स्लो होगी। फिर अदर लेट साइन में हम देखेंगे बेबिनोस की रिफ्लेक्स। तो बेबिनोस की रिफ्लेक्स क्या होता है, पॉजिटिव रिफ्लेक्स हो जाएगा या फिर कोई अबनॉर्मलिटी देख तो पहले तो ये देखेंगे बेबिनोस की रिफ्लेक्स होता है क्या है। कोई भी फाइन नीडल ली, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, रब करते हैं, ठीक है, पैर के सोल में, जैसे ठीक है, जो नी का जो एंकल वाला पोर्शन है वहाँ से लेके अपन क्या करते हैं, जो थंब साइड से अपर साइड पे क्या करते हैं, रब करते हैं किसी भी फाइन नीडल वगैरह को। तो उस टाइम क्या होता है, जो थंब के जो लेग्स और हो गए वो क्या कर पाएंगे, अपवर्ड चले जाएंगे और फिंगर क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड चले जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या होगा, सेम यही 2 साल के बच्चे में ये अपोजिट रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, ठीक है, आए समझ में। फिर देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वो तो हर चीज़ में करते हैं। उसके बाद हम करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल, जो ग्लासगो कोमा स्केल के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके मोटर रिफ्लेक्स देखेंगे, उसके वर्बल रिफ्लेक्स देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अपन देखेंगे उसमें। फिर लंबर पंक्चर करते हैं। लंबर पंक्चर जो ICP के पेशेंट में सबसे बाद में करते हैं, क्योंकि ना एक हो सकता है कि ये हर्निएशन की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले या फिर उसका ICP एकदम से डाउन हो जाए, इसलिए लंबर पंक्चर एंड मोमेंट पे करते हैं। ये अपन स्टार्टिंग में कोई अदर प्रोसीजर रहता है, जैसे ICP मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं और EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी एनसेफेलो मतलब ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो उसमें चेक करते हैं। फिर मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले जो ICP के पेशेंट में अपन क्या देंगे, जो मैनिटोल है वो अपन प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो क्या करती है, मैनिटोल इसको मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। फिर मैनिटोल देंगे। उसके बाद में इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे, एंटीबायोटिक देंगे कोई भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, एंटी सीजर, क्योंकि क्या करता है ICP इतना इंक्रीज होने लग जाता है तो सीजर भी आने के चांसेस होते हैं। तो एंटी सीजर मेडिकेशन देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देते हैं उसकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोवाइड करते हैं ताकि जो इन्फ्लामेशन हो रहा होगा, सेरिब्रल एडिमा हो रहा है, उसको डिक्रीज हो सके, ठीक है। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में एक ही मैनेजमेंट आता है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, जिसमें जो क्या करते हैं, जो ब्रेन से जो कोई भी ब्रेन वगैरह हो गया, ब्रेन से जो क्या करते हैं, एक वेंट्रिकल के थ्रू, एक कैथेटर के थ्रू जो भी जो भी प्रेशर जो CSF है उसको क्या करते हैं, एक्यूमुलेट हो रहा होता है, उसको अपन ड्रेन करते हैं और डायरेक्टली जो कैथेटर क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी में जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये ईयर के पीछे होकर इसको लाया जाता है, इस कैथेटर को यहाँ से कनेक्ट करते हैं। फिर एब्डोमिनल में यहाँ पे क्या करता है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है CSF का, ठीक है। तो यहाँ पे डाल जाए, ये एक शंट के थ्रू ये एक सर्जरी होती है। फिर आता है इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलता है ICP में। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आता है, सीजर आने के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, डेथ हो सकती है पर्सन को और हर्निएशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर इसका ICP से क्या किस जगह प्रिवेंशन करते हैं, तो अपन रेगुलर एक्सरसाइज करके इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं और हेल्थी वेट अपन स्टे करेंगे तो प्रिवेंट कर सकते हैं। ईटिंग एंड हेल्थी डाइट एंड कैन लोअर यू द रिस्क ऑफ द BP। अगर अपन हेल्थी डाइट लेंगे तो क्या होता है, BP का चांसेस कम होने लग जाएंगे, स्ट्रोक के चांसेस कम होने लग जाएंगे। और अपन इसको क्या करेंगे, अपन रिकमेंडेड करेंगे आप वैक्सीन लो, ठीक है, इसमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट वैक्सीन लो, और या फिर उसको कोई भी हैंड वगैरह हो गया उसको फ्रीक्वेंटली वॉशिंग करने के लिए कहेंगे, ताकि क्या इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। फिर हम इसके बाद हम देखेंगे तो हेड इंजरी ऑलवेज वियर द हेलमेट एंड पार्टिसिपेंट। इसमें अगर इसमें पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ में हमें एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। आपको हमेशा हेड इंजरी से अगर बचना है तो आप हमेशा हेलमेट पहनिए, ठीक है, और स्पोर्ट्स राइडिंग या बाइक करते हैं हमेशा हेलमेट या सीट बेल्ट वियर करें। ये हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है पेशेंट को। फिर आ गया नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। अब देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट आता है इनएफेक्टिव, जो प्रायोरिटी बेस देखेंगे तो इनएफेक्टिव एयरवे। पेशेंट में क्या हो रहा है,
ठीक है। उसके पेशेंट में उसका एयरवे क्या हो रहा है, उसमें चाइनिक स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक बार तो रेस्पिरेशन हो रहा था, फिर उसके बाद एपनिया की कंडीशन है, देन उसके वापस रेस्पिरेशन स्टार्ट हो रहा था। तो उस जगह क्या होगा, इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, क्योंकि जो पेशेंट का एयरवे है वही क्लियर नहीं होगा, किसकी वजह से, रिलेटेड टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, ये आ गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू डिक्रीज लेवल। पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या, पेशेंट को इंजरी होने के चांसेस इंक्रीज लग जाते हैं, तो सेकंड डायग्नोसिस बनेगा रिस्क ऑफ इंजरी। फिर थर्ड में आता है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू, अगर पेशेंट को कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेंगे, या फिर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट देखने को मिलेगी। फिर फोर्थ आता है, अगर पेशेंट मोबाइल नहीं है, पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का डिक्रीज है, तो उसकी जो स्क्रीन इंटेग्रिटी है वो भी क्या होने लग जाएगी, इम्पेयर्ड होने लग जाएगी। ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप मैंने इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बहुत इजीली और हिंदी वे में समझाने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।